दोस्तों नमस्कार। इस चुनाव से आप बच नहीं सकते हैं। एक ऐसा चुनाव है जिसमें राजनीतिक संघर्ष उफान पर है। एक मोटी लकीर इस देश में राजनीतिक तौर पर खींची जा चुकी है, जिसका असर सिर्फ चुनाव के वक्त ही नहीं, बल्कि चुनाव परिणाम आने के बाद कहीं ज्यादा तीखा हो जाएगा। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं अभी तो ट्रेलर है, यानी पूरी फिल्म चुनाव परिणाम आने के बाद इस देश में नजर आएगी। उनका नजरिया जो भी हो, लेकिन दूसरी तरफ जो इस ट्रेलर से घबराए हुए हैं, उन्होंने भी आज एक मोटी लकीर इस देश में यह कहकर खींच डाली कि अगर सत्ता में आ गए तो फिर मोदी सत्ता को बख्शेंगे नहीं। जिसने बीते 10 बरस के भीतर जो भी काम किया है, उसको कटघरे में खड़ा करके एक एक की जांच की जाएगी। और इस दायरे में वह लोग यह ना सोचें जो देश छोड़कर भाग गए। इस देश के भीतर का तकरीबन 4 से 5 लाख करोड़ रुपया लूटकर बैंकों से कर्ज लेकर ना लौटा पाने की स्थिति के साथ भगौड़े हो गए। लेकिन उनके पीछे जो लोग खड़े रहे इस देश के भीतर हैं, वो कोई भी हो, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी एक झटके में आज कांग्रेस के मैनिफेस्टो के जरिए इस देश को आने वाले वक्त में सामाजिक और आर्थिक तौर पर क्या मिलेगा, इसका जिक्र तो बारंबार है और बकायदा हर वर्ग को लेकर है। लेकिन बड़ा सवाल इस मैनिफेस्टो का यही है कि अगर सत्ता में आ गए तो मौजूदा मोदी सरकार के हर नियम कायदे जो इस दौर में बने बदले गए और सत्ता के लिए बनाए गए, सबकी जांच होगी। और यह जांच का सिलसिला कुछ इस तरीके से है कि इसके दायरे के भीतर में इस सरकार द्वारा किए गए हर कार्य समाही जाते हैं। तो क्या इस देश के चुनाव के बाद की परिस्थितियां इस देश को राजनीतिक तौर पर एक नए धरातल पर लाकर खड़ा कर देगी? यह सवाल हो सकता है। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो के भीतर पहली बार इस बात का खुले तौर पर जब ऐलान कर दिया गया, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के नाम पर पीएम केयर्स हो, दोनों में घोटाला घपला हुआ है और उसकी जांच होगी। इस देश के भीतर में चाहे राफेल को लेकर जो भी समझौता हुआ फ्रांस की सरकार के साथ, या जितने भी हथियार इस दौर में जिन कंपनियों को दिए गए, जांच सबकी होगी। इतना ही नहीं, इस दौर के भीतर में नोटबंदी हो, राफेल हो, पेगासस का जो सॉफ्टवेयर था, जो चुनावी बॉन्ड था, जो पीएम केयर्स था, इस देश के जो पीएसयूज हैं यानी पब्लिक सेक्टर के जुड़े हुए जो उपक्रम है, जिनको कौड़ियों के मोल बेच दिया गया कॉरपोरेट के हाथों, जांच उसकी भी होगी। और इतना ही नहीं, इस दौर में जो भी सरकार ने प्रमुख तौर पर अंतर्राष्ट्रीय रूप में जो भी सौदे किए हैं, जांच सबकी होगी। और तो और इस देश में पार्लियामेंट के भीतर जो बिना बहस के विधेयक लाए गए और उसको पास कराकर इस देश में कानून में तब्दीली कर दी गई, और उसके दायरे में तकरीबन 60 से 70% जो जन विरोधी कानून, चाहे वो मजदूरों को लेकर हों, चाहे किसानों को लेकर हों, चाहे आपराधिक तौर की परिस्थितियों को इस देश में सत्ता अनुकूल बनाने को लेकर हों, जांच सभी की होगी। यह जांच के दायरे में डेटा भी आएगा, जिस डेटा के जरिए सरकार हर किसी की फाइल बनाकर यह कहने से चूकती नहीं है कि अब उसके पास फाइल है और उसके साथ खड़े हो जाइए, अन्यथा छोड़ेंगे नहीं। तो क्या वाकई भारत में चुनाव के मद्देनजर पहली बार चुनाव के बाद की परिस्थितियों की जो लकीर कांग्रेस के मैनिफेस्टो के जरिए निकल कर आई है, और लगातार बीते 10 बरस से निशाने पर कांग्रेस ही रही, मौजूदा मोदी सरकार के इशारे पर इस देश की एजेंसियां काम करती रही, तो क्या सब कुछ जांच के दायरे में आ जाएगा? अगर सत्ता पलट जाती है तो चुनाव के भीतर का ऐलान क्या यही है, या तो इस सत्ता के साथ जनता खड़ी रहे, या फिर जनता इस सत्ता को त्याग दे और हमारे साथ आकर खड़ी हो जाए, उसके बाद हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। आज जब मैनिफेस्टो जारी हो रहा था तो एक सवाल राहुल गांधी से पूछा गया, आप कैसे कार्रवाई करेंगे जब नियम कायदे इस दौर में इस रूप में बदल दिए गए कि उसके बाद कोई भी सरकार किसी भी रूप में आए, आप काम उस कानून के तहत कर ही नहीं सकते हैं उनके खिलाफ? तो राहुल गांधी का जवाब क्या हो सकता है? जी नहीं,
सुन लीजिए क्या उन्होंने जवाब दिया। ईडी, सीबीआई इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी, और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। तो क्या पूरा ब्लूप्रिंट इस वक्त राहुल गांधी के पास है, कांग्रेस के पास है? और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि किससे उगाही की गई, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, किसको कॉन्ट्रैक्ट के बाद किससे पॉलिटिकल फंडिंग ली गई, अगर इस आश्रय ब्लूप्रिंट सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड का नहीं बल्कि पीएम केयर्स को लेकर भी इस मैनिफेस्टो के भीतर जब जिक्र है, तो उस मैनिफेस्टो के दायरे के साथ साथ सवाल तो यह भी उठेगा कि पीएम केयर्स में भी जो विदेशी डोनेशन था वह भी तकरीबन 535 करोड़ का किसने दिया, और जो पूरी रकम थी वो 12,000 करोड़ से ज्यादा की थी। उस रकम के दायरे में क्या कुछ इस देश के भीतर लिया गया? क्या उसका कच्चा चिट्ठा भी इस दौर में खुलेगा? कितनी बड़ी कीमत राफेल को लेकर लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट में मामला वो इसलिए ठप पड़ गया क्योंकि सरकार ने कहा कि दरअसल कीमत बता नहीं सकते हैं, इससे सुरक्षा का खतरा हो जाएगा। यही जिक्र तो पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर भी कहा गया था कि यह दरअसल देश की सुरक्षा का मसला इससे जुड़ा है और नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट एक बात तो समझने की है कि एक लगातार जिरह के बाद एक जगह वो वहां आकर रुक जाता है जहां सरकार कहती है इस देश की सुरक्षा का मसला है, राष्ट्रवाद की परिस्थितियां हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट वहां आकर रुक जाता है। लेकिन क्या इस नई परिस्थिति में चुनाव के बाद इस मैनिफेस्टो को अगर आप आकलन के तौर पर परखें तो वो तमाम फाइल एक के बाद एक खुलती चली जाएगी? क्योंकि सवाल इतना भर नहीं है कानून के दायरे में लाभ उठाने वाले वह कौन सा तबका है, वह ईडी है, वो सीबीआई है, वो आईटी है, तो क्या नौकरशाहों को भी बख्शा नहीं जाएगा? और एक लिहाज से चुनाव परिणाम के बाद की परिस्थितियां अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो के तहत परखी जाए तो एक पूरा सिस्टम एक झटके में 4 जून के बाद बदलने की स्थिति में आ जाएगा। अगर ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी हार जाएगी तो, क्योंकि राहुल गांधी अपने तौर पर कई बार जिक्र कर चुके हैं और आज भी जो उन्होंने जिक्र किया कि 180, 160, 140 उससे ज्यादा स्थिति नहीं हो रही है, इसीलिए 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। लेकिन मुश्किल स्थिति इस देश की राजनीतिक परिस्थितियों में पहली बार यह नहीं है कि राजनीतिक टकराव चरम पर है। पहली बार राजनीतिक टकराव उस गवर्नेंस से जुड़ा है, उस कानून से जुड़ा है, उस पॉलिसी से जुड़ा है जो इस देश के जरिए संविधान के अक्स तले चलाने का दावा किया जाता है। लेकिन कांग्रेस ने खुले तौर पर इस देश में संविधान को ही खारिज कर या कानून को ही दरकिनार कर इस देश में गवर्नेंस कैसे चल रही है इसका जिक्र किया, और इसीलिए सवालों के जवाब में यह भी कहा कि यह चुनाव महज एक चुनाव नहीं है, यह तो दरअसल इस देश में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। तो क्या इसके दायरे में अगर इस बात का जिक्र आपसे किया जाए, इस देश को जो लोग बैंकों से कर्ज लेकर छोड़ भाग कर चले गए, उनको भगाने के पीछे इस देश के बैंक अधिकारी भी शामिल हो जाएंगे, और उसके साथ साथ सरकार के इशारे पर इस दौर में बैंक का हर बोर्ड जो था उसने राहत और रियायत दी, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे अलग अलग तरीके से टॉप मोस्ट
अगर 50 नामों का जिक्र कीजिएगा तो तकरीबन एक झटके में आपके सामने बैंकों से 80,000 करोड़ रुपया कैसे ये लोग लेकर चले गए, तो वह उन्हें लाना तो मुश्किल होगा। तो पीछे जो लोग रह गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या किसी मैनिफेस्टो में इससे पहले आपने कभी सुना होगा? इसके पहले का कोई मैनिफेस्टो इस तर्ज पर नहीं था, सिवाय इसके कि जो गलत नियम कायदे, जो गलत नीतियां बनी हैं उसकी जांच की जाएगी। लेकिन पहली बार जांच के साथ साथ इस बात का भी जिक्र है कि कानूनी दायरे में हर किसी को लाया जाएगा। और इतना ही नहीं, जो करप्ट लोग बीजेपी में शामिल हो गए, यह सोचकर कि उनकी फाइल अब बंद हो गई, तो उन फाइलों को भी खोला जाएगा। उनके आरोपों की फाइल खुलेगी और कानून अपना काम इस देश में शुरू करेगी। तो क्या इस परिस्थिति के अगली कड़ी में कॉरपोरेट सीधे सीधे जो पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, जिसको भेजा बेच दिया गया, और वह भी तकरीबन 3.5 से 4.5 लाख करोड़ के बीच की है, जिन कंपनियों से डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए कमाई हुई। दूसरा हिस्सा आता है तकरीबन 6 लाख करोड़ का, जो मोनेटाइजेशन के जरिए इस देश के 16 मंत्रालयों ने अपने अपने तरीके से मोदी सरकार या कहें पीएमओ के जरिए इस बात का जिक्र किया, हां आप इसको ले जाइए। और उसके बाद उनका मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की जो पूरी लकीर थी, या जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी पाइपलाइन 1 लाख नहीं 100 लाख करोड़ की इस देश में यह कहकर बनाई गई कि भारत के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया के तमाम विकसित देशों से सबसे ज्यादा मजबूत होगा। क्या उसके भीतर की नीतियों को भी अब परखने की स्थिति में अगर यह मैनिफेस्टो कह रहा है कि हर बात की जांच होगी, तो अंदेशा नहीं बल्कि सीधे तौर पर यह एक ऐसी ललकार है जिसमें मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने आर्थिक तौर पर कितनी बड़ी लूट की। इसीलिए जो फाइनेंशियल मोनोपोली का जिक्र राहुल गांधी ने आज मैनिफेस्टो को जारी करते वक्त किया, उसका मैसेज बहुत साफ है कि दरअसल ये लड़ाई फाइनेंशियल मोनोपोली के खिलाफ की है। लेकिन अगला सवाल है कि दूसरी तरफ बीजेपी की भी तो मौजूदगी है, और खुद प्रधानमंत्री अलग अलग मीटिंगों में जब इस बात का रैलियों में जिक्र कर रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी कितनी मजबूत है, तो क्या राजनीतिक तौर पर उनके निशाने पर क्या है? सबको समझ में आ रहा है कि इस दौर की आर्थिक नीतियां और जो लूट हुई उसकी बड़ी वजह कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इसलिए उभर कर आई है। और इसका जिक्र गाहे बगाहे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के भीतर अलग अलग प्रांतों में अलग अलग समुदायों के बीच से जब वो निकल रहे थे, तो उनके संवाद ही इस मैनिफेस्टो के शब्द हैं। यानी इसको बंद कमरों में नहीं गढ़ा गया, बल्कि अलग अलग जगहों पर जो सवाल लगातार निकल कर आ रहे थे, उन्हीं सवालों की शक्ल में हमने सिर्फ उसको एक मैनिफेस्टो की शक्ल में लाकर लिख दिया है। यानी इस देश के भीतर ऊपर से नीचे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक की जो पूरी यात्रा राहुल गांधी ने की, इस दौर में क्या एक संवाद सबसे बड़ा निकल कर आ गया कि अगर इस सरकार के खिलाफ सत्ता में आने के बाद हर चीज की जांच हो और नहीं बख्शने देने की परिस्थिति का खुल्लम खुल्ला ऐलान हो, तो इस देश की जनता मान लेगी कि आप कार्रवाई करेंगे। अलग अलग राहत रियायत तो हर मैनिफेस्टो में दिए जाते हैं और आज भी दिए गए, हम आप उसको बताएंगे भी। लेकिन अगला सवाल तो यह था कि दरअसल इस दौर में वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर बीजेपी की रणनीति क्या होगी, और इसका जिक्र आज संयोग से प्रधानमंत्री ने कर ही दिया। जब मैनिफेस्टो एक तरफ कांग्रेस का जारी हो रहा था, उसी वक्त राजस्थान में प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा, दरअसल सुन लीजिए क्या कहा। खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। साथियों, देश ने कांग्रेस के पापों की हमेशा कीमत चुकाई है। और अभी तो एक मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है, और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया
तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। तो धर्म और आस्था का सवाल भारत की राजनीति में बड़ा प्रभावी होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूं ही जिक्र नहीं किया, वो जानते हैं कि इसका असर लोगों की अपनी सांस्कृतिक विरासत पे और उनकी जड़ों पर पड़ता है। और उस दायरे में लोग भूल जाते हैं कि कोई आर्थिक घोटाले का कोई जिक्र करे, जिसका जिक्र कांग्रेस इस दौर में कर रही है। तो क्या यह चुनाव एक लिहाज से इस देश की अर्थव्यवस्था की लूट या फाइनेंशियल मोनोपोली जो प्रधानमंत्री ने बना ली, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या वह एक बड़ा मुद्दा है? और दूसरी तरफ राम मंदिर या आस्था या फिर धर्म के आश्रय की राजनीति है? असल लड़ाई क्या इसके बीच की है? असल लड़ाई दरअसल इस बार कहीं आगे की है, क्योंकि इस मैनिफेस्टो के भीतर इस बात का भी ऐलान किया गया कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसका हम विरोध करते हैं। इस देश के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको रक्षा करना होगा, राज्यों के चुनाव अपने तरीके से हों और उसी तारीख पर हों, उसमें कहीं कोई हेरफेर अगर सत्ता में आते हैं तो नहीं करते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि इस दौर में सत्ता में आने के बाद भी किस तरीके से विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिए सत्ता डगमगा जाती है, सत्ता बदल जाती है। पूरा खेल करोड़ों के वारे न्यारे के साथ इस देश ने देखा। तो मैनिफेस्टो में इस बात का भी जिक्र है कि अब 10वीं अनुसूची में संशोधन करने का वक्त आ गया है और उसके संशोधन के बाद की परिस्थिति होगी, कोई एक एमएलए हो या एमपी हो, वो जैसे ही पार्टी बदलेगा उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और तीसरी परिस्थिति जो ईवीएम को लेकर है, उसमें खुले तौर पर ईवीएम को कांग्रेस ने नकारा नहीं है, लेकिन जो वीवीपैट की पर्ची से मिलान 100% करने का जिक्र उन्होंने अपने इस मैनिफेस्टो में कर दिया है। यानी राजनीतिक तौर पर आने वाले वक्त में और मौजूदा चुनाव के वक्त में कौन सा मुद्दा किस रूप में उफान पर आएगा, अगर इस मैनिफेस्टो के जरिए देखिए तो एक चुनौती है, एक धमकी है, एक ललकार है, एक सीधे तौर पर एक्शन मोड है, निशाने पर लेने की सोच है। और उसके ठीक समानांतर तमाम चीजों का जिक्र है। मसलन इस देश के भीतर में अलग अलग समुदायों को लेकर खास तौर से आर्थिक, सामाजिक, जातिगत जनगणना जो होती है वो होनी चाहिए। जो आरक्षण का कैप लगा हुआ है 50% का, उसको हट जाना चाहिए। जितने भी रिक्त पद हैं 1 बरस के भीतर उसको भर दिया जाना चाहिए। सरकारी और पीएसयूज में नौकरी और ज्यादा होनी चाहिए और नियमित नौकरी लोगों को मिलती चली जानी चाहिए। बुजुर्गों से भी कहा गया, आपकी तो सभा तमाम राहत रियायत छीन ली गई, लौटेंगे तो रेल में भी देंगे, सड़क पर भी आपको यात्रा में छूट देंगे। और तमाम पैसों का जिक्र इस दौर में खुले तौर पर होता है, विधवाओं को 1000 रुपया दें, इसको ये दें, लेकिन युवाओं को नौकरी हर हाल में मिलनी चाहिए, इसकी गारंटी पहली बार इस मैनिफेस्टो के जरिए लेकर युवाओं को साथ लेने का जिक्र किया गया है, जिसमें 25 बरस से कम जो डिप्लोमाधारी है या जो ग्रेजुएट कर चुका है, कंपनी के ट्रेनिंग के साथ लगाकर हर महीने 8,250 रुपए तो उसको मिलेंगे ही, यानी 1 साल में 1 लाख रुपया हर हाल में मिलेंगे। 30 लाख जो पद खाली पड़े हैं वह भी मिल जाएंगे। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया दिया जाएगा, जो घर की सबसे बुजुर्ग महिला है उसके खाते में पहुंच जाएगा। किसानों को एमएसपी मिल जाएगा। फसल बीमा किसी भी हालत में 30 दिनों से ज़्यादा नहीं चलेगी। जो किसान कर्ज नहीं लौटा पाता है उसके खिलाफ आपराधिक मामला कभी दर्ज नहीं होगा। और मनरेगा में 400 रुपया हो जाएगा, 100 के बदले 150 रुपए, 150 दिन आपको काम के मिलेंगे। न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन गारंटी 400 रुपए पर डे की होगी। ये गारंटी बतलाती है कि इस देश में हर व्यक्ति की आय 1,46,000 रुपए सालाना होनी चाहिए, कागज पर नहीं, जीडीपी के हिसाब से नहीं, बल्कि उसके बैंक में जाने की परिस्थितियों के साथ। यहां पर एक और सवाल सबसे बड़ा है जो बड़ा मायने रखता है। अगर जिन पूरे मैनिफेस्टो को परखिए तो हो सकता है आपके जहन में एक सवाल हो, और यह सवाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौर में भी था। यह सवाल भी उठा कि इतना पैसा अगर बांटने के बाद भी इस देश की इकोनॉमी, इस देश का विकास अगर पटरी पर रहता है तो अभी इसको क्यों नहीं बांटा जा रहा है, और उस नहीं अगर संभव है तो उस दौर में पैसा कहां से ले आइएगा। इसको एक ही बात में जिक्र कर दिया गया कि दरअसल इस देश के कॉरपोरेट को जितना पैसा दिया गया है वो खाका बतलाता है कि कैसे संभव है
16 लाख करोड़ रुपया 10 बरस के भीतर माफ कर दिया जाए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों का, बड़े बड़े बिजनेसमैन का, कॉरपोरेट का, कैसे संभव है? इस 16 लाख करोड़ के साथ साथ जो 4-5 लाख करोड़ जो लेकर भाग गए, उसके बावजूद भी बैंक इस दौर में आप डिविडेंड के साथ मुनाफे में दिखा रहे हैं। तो क्या नोट छापने की मशीन ही इस देश के भीतर काम कर रही है? यानी इकोनॉमिक बैलेंस इस दौर में नहीं है और उसको पटरी पर लाने की जरूरत कहीं ज्यादा इस दौर में हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। हम जनता के साथ जाकर मिलकर उनके लिए लड़ते हैं। ये जो मैनिफेस्टो बना है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो सबसे बड़ा सवाल मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के बीच का है, उसने पहली बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो के जरिए यह मुनादी कर दी है कि मौजूदा मोदी सरकार के जो नियम कायदे इस देश में चल रहे हैं वो अनैतिक और गैर कानूनी तरीके से सिर्फ सत्ता को लाभ पहुंचाने के लिए या सत्ता के साथ जो खड़ा हो जाए उसके अनुकूल उसको लाभ पहुंचाने के लिए है। तो क्या इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता ने ही खुद को देश मान लिया है और लड़ती हुई कांग्रेस हो, विपक्ष हो या इस देश के भीतर में कोई आम शख्स हो, उसकी जरूरतें तभी पूरी होंगी जब वह इस दौर में जो सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी है और जो प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान दर ऐलान है उनके साथ वो खड़ा होगा, तभी पूरे होंगे। अगर ध्यान दीजिए तो इस मैनिफेस्टो को पढ़ते वक्त आपके जहन में यह सवाल बार बार रेंगेगा, क्या बीते 10 बरस से इस देश के भीतर में मोदी सरकार ने सिर्फ अपने राजनीतिक दल के खजाने को भरा है, सिर्फ अपने साथी कॉरपोरेट के नेटवर्थ को बढ़ाया है, सिर्फ अपने साथ खड़े पॉलिटिशियंस को राहत और रियायत दी है, सिर्फ इस दौर में जो जांच एजेंसियां जो कि कानूनी तौर पर संविधान के तहत जिनको काम करना चाहिए और डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस बनाना चाहिए, उन्होंने सिर्फ चेक का काम किया है सरकार के लिए। और इस परिस्थिति में इस देश के युवाओं के सामने बेरोजगारी की स्थिति ने और समाज के भीतर असमानता के पैमाने ने एक नए भारत को उसके भीतर खड़ा कर दिया है, जिसको शायद ये मैनिफेस्टो इस दिशा में ले जाना चाहता है कि सोचना आप ही को है कि आपको कौन सा भारत चाहिए, कौन सा इंडिया चाहिए, किन परिस्थितियों में इस देश को चाहिए। मैनिफेस्टो ये एक अद्भुत है। इस मैनिफेस्टो के जरिए भारत की बदलती राजनीति और 4 जून को चुनाव परिणाम आने के बाद की राजनीतिक संघर्ष की एक अनुगुंज इसमें सुनाई दे रही है, जो इससे पहले कभी किसी चुनाव के दौर में नहीं हुआ था। तो आखिर के 2 बड़े सवाल, अगर 400 पार का नारा फेल हो गया तब इस देश में क्या होगा, और अगर 400 पार का नारा चल गया तब इस देश में क्या होगा। और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तब क्या होगा, और अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आई तब कांग्रेस का क्या होगा। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द इस मैनिफेस्टो को परखने की जरूरत है। बाकी तो जमा खर्च है, उन शब्दों के आश्रय मत चलिए जिसमें राहत रियायत के साथ आने वाले वक्त में भारत कितने स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सच यह है कि इस देश की राजनीति ने इस देश को ही अपनी राजनीतिक तले हड़प लिया है और उस संघर्ष के साए तले यह पूरा देश लकीर के उस पार या इस पार आकर खड़ा हो गया है और इस बार चुनाव उसी दिशा में चल पड़े हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।